अब कुछ खबरें इंटरनेशनल जगत से। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच पहली औपचारिक बातचीत आज स्विट्जरलैंड में होगी। लेकिन इस सब के बीच नेतन्याहू की सनक ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। पीस डील के बावजूद इजराइल के लेबनान पर हमले रुक नहीं रहे। साउथ लेबनान में इजरायली फोर्स ने भीषण बमबारी की, मिसाइल हमला बोला। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह की फोर्स भी पलटवार कर रही है। आपको बता दें कि पीस डील में हर फ्रंट पर जंग रोकने की बात है। ईरान भी बार बार इजराइल के लेबनान पर हमलों का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में नेतन्याहू अगर नहीं रुकते हैं तो अमेरिका ईरान के बीच समझौते में दरार तय मानी जा रही है। इजराइल ने पहले भी कहा था कि इस पीस डील से इजराइल को कोई लेना देना नहीं है। इधर जेडी वेंस का पारा गर्म है। नेतन्याहू का ये कोई यू टर्न नहीं है ना प्रोफेसर साहब, ये इजराइल का कोई यू टर्न नहीं है। नेतन्याहू ने पहले भी बोला था ये हमारे अस्तित्व का संकट है और लेबनान में हम हमला जारी इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है और हिजबुल्लाह ईरान से समर्थित है। बिल्कुल, तो यही बात यही हुई ना कि जो पीस डील हुआ, जैसा कल आपने देखा भी, तो वो वहीं हुआ जहां वर्साई में जिसके इस पर हस्ताक्षर हुए, वहां एक समय में जर्मनी पर को कसने पर शिकंजा कसा गया था। तो एक तरीके से देखिए तो ईरान को तो रिवॉर्ड किया गया, क्योंकि ईरान में अब जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, रीडेवलपमेंट होगा, वो भी अमेरिका ही करेगा। 300 बिलियन का डॉलर के मदद भी मिलेंगे। उसके अलावा आप देखिए जो रेजीम है वो रह गया। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इजराइल की सबसे बड़ी मांग ही यही थी कि इस रेजीम को हटा दिया जाए। तो इजराइल में को नाखुश होने का कारण भी है। और मुझे लगता है कहीं छिपे रूप से, सज्जन जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ये भी कोशिश हो सकती है अमेरिका में, और खास करके ट्रंप के जो ज़्यादा समर्थक हैं, मुझे लगता है कि वो यहूदीवादी राजनीति जो अमेरिका में चलती है उसको डाइल्यूट करने के लिए भी ये किया जा सकता है, ताकि इजराइल कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा अलग थलग पड़े। क्योंकि इजराइल अगर थोड़ा अलग थलग पड़ता है तो अरब विश्व में खास करके जो तेल की राजनीति होती है उसमें अमेरिकी प्रभाव शायद संभवतः बढ़ सकता है। मुझे लगता है इन सारे चीजों को जोड़ कर वो जो व्हाइट कैथोलिक डोमिनेंस की बात कर रहे हैं उस विषय को भी साथ में लेते हुए सज्जन जी, फिर तो ये युद्ध रुका ही नहीं है। नहीं, युद्ध कैसे रुक जाएगा? आप देखिए, इसमें युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की। उस समय उनके ऑब्जेक्टिव एक थे कि ईरान में रेजीम चेंज करना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी स्टॉक पाइल को डिस्ट्रॉय करना और रिच्ड यूरेनियम की कभी वो न्यूक्लियर ये वेपन ना बना। तो अभी और 60 दिन का डायलॉग है। 60 दिन के बाद ये है कि इसके बाद अब बात होगी, उस पर कुछ तय नहीं। ये तो कोई वेरिफिकेशन रेजीम नहीं है। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में देखिए, यू टर्न अमेरिका ने लिया, ना तो रिजीम चेंज हुआ, ना तो आपने बैलिस्टिक मिसाइल की बात की। जहां तक न्यूक्लियर इसकी बात है, वो पहले से एनपीटी का सेक्रेटरी, ओपनली तो ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो डिफाई करेगा, बनाएगा। इंस्पेक्शन की बात है। तो यू टर्न अमेरिका का है। इजराइल का देखिए अभी क्या है। ये बात केवल ये नहीं कि इजराइल को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया और बिट्रे कर दिया। वहां पे अभी इजराइल में जो आ रही है, नेतन्याहू के कैबिनेट के लोगों ने कहा कि जो ट्रंप और जेडी वैंस है वो मॉडर्न चैम्बरलेन है। चैम्बरलेन कौन थे? ब्रिटेन के वो प्रधानमंत्री जो हिटलर के सामने समझौता करके घुटने टेक दिए थे, यानी एंटी यहूदी। बिल्कुल। और एंटी यहूदी तो ये बात आ रही, इनकी अभी नई बायोग्राफी फिर से आई है मंगलवार को, कम्युनियन करके। पहले हिली बिली आई थी, उसमें उन्होंने लिखा है खुल के। मेरे ख्याल आपको हिली बिली हमारे दर्शकों को समझा देना चाहिए। देखिए, हिली बिली एलेजी जो है उसका हिंदी में क्या होगा कि एक देहाती की शोक कथा, यानी यहूदियों को वहां पे हिलीबुल नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा। कि वो एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वहां से एक वाइट आइडेंटिटी को क्या फेस करना पड़ता है, एलीट के खिलाफ जो नफरत होता है, जो आप देख रहे हैं। और ये लोग धार्मिक रूप से कैसे वो दिखाते कि हम एथिस्ट थे। और दूसरी जो उनकी बायोग्राफी आई है कम्युनियन अभी मंगलवार को, उसमें लिख रहे हैं कैसे हम अपने बच्चों को लेके रोज हर संडे को चर्च जाते हैं और हम एक समय में एथिस्ट थे, अब ईश्वर में हमारी पुनर्प्राप्ति हुई है। और हमारे यहाँ जो रिपब्लिकन यंग जनरेशन है वो मानते हैं कि यहूदी और इजराइल कैसे अमेरिका को चला रहा है बहुत। और मागा जो बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी आप देखिएगा एंटी सेमिटिक मतलब एंटी इजराइल सेंटिमेंट है। और जेडी वांस उसके पोस्टर बॉय है। तो अभी आप देखें, इजराइल के अंदर में भी और अमेरिका के यहूदियों में भी ये बात आ रहा है कि धीरे धीरे आपने इजराइल और जो मुस्लिम देश हैं उनको बराबरी पे ही नहीं लाया। मुस्लिम देशों को थोड़ा इस डील के बाद तरजीह दे दिया। ये इजराइल के लिए हिस्टोरिक बिट्रेयल है। ये आपने जेडी वेंस का नाम लिया। इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले नहीं रुके तो नेतन्याहू की कैबिनेट के मेंबर्स पीस डील पर सवाल उठा रहे हैं।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से बयान आया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल को जमकर खरी खोटी सुनाई। वेंस ने कहा कि इजरायल केवल 90 लाख आबादी वाला देश है, हर समस्या का हल लोगों को मारकर नहीं निकाला जा सकता। जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि पीस डील के बाद इजरायल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। इजरायल के हमले में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही वेंस ने इजरायल को यह भी याद दिलाया कि अमेरिका की मदद के बिना उसका किसी भी फ्रंट पर टिकना मुमकिन नहीं है। अमेरिका जो आईना दिखाने की इजरायल को कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही इजरायल भी अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रोफेसर साहब, वो ये बता रहा है कि आज आपके पास वो ताकत है, वो परमाणु क्षमता है, वो आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो कहां से आई, किसका ब्रेन था, ये जेडी वेंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये स्पष्टता ये दिखाता है, और ये बात पहले से भी कही जा रही है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होता है, जो घरेलू राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकरण हो रहे हैं उसका एक प्रभाव होता है। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में है, उसको उससे बचना भी पड़ता है और उसको उस दबाव को झेलना भी पड़ता है। स्पष्टता बात यह है कि अमेरिका युद्ध में जाने के बाद कहीं ना कहीं जो अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन है, इसमें ट्रंप की लोकप्रियता घटती जा रही है, और उस घटती हुई लोकप्रियता को पुनर्स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं इस युद्ध से वापस आए। और वो युद्ध इसलिए नहीं रुक पा रहा कि जैसे ही कुछ पीस डील होता है, जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है, उधर इजराइल और लेबनान की जो व्यवस्था है या जो समस्या है वो और उग्र रूप ले लेती है, और इस कारण से ये युद्ध की जो पीस डील है वो रुक जाती है। अब होता इसमें यह है कि ईरान को इसके जितना नुकसान होना है हो चुका है, ईरान पर कोई इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका पर इसका और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता जा रहा है। तो उस व्यग्रता को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है जेडी वेंस इस प्रकार का एक आवरण दिखा रहे हैं, जिसमें कि उनका कहना है कि जो किया जा रहा है वो सही है। देखिए, और एक और भी बात है, जो जर्मनी से जब ज्यूज का इमिग्रेशन अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके बड़े बड़े जो आज के डेट में वहाँ की इकोनॉमी को चला रहे हैं, जेविश लॉबी है, फिनेंशियली हो, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो, तो ये इशारा वहीं पे है कि आप जेडी वेंस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं, और ये ट्रंप के बाद एक नया है कि हमारे बिना यूक्रेन कुछ नहीं है, हमारे बिना एक दिन नहीं टिक पाओगे। ये लैंग्वेज आप इजराइल के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इजराइल एक देश ही बना है उन कैपेबल जेविश जो लॉबी है उनके द्वारा, और उनका पूरा सपोर्ट है। तो इस तरीके से आप इतने हल्के में इजराइल को कर दें, ये दिखाता है कि मागा बेस जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नई जनरेशन ट्रंप के बाद जेडी वेंस अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये भी है कि वहां पे टेड क्रूज से लेकर रिपब्लिकन जेविश लॉबी भी काफी स्ट्रांग है। वैसे स्थिति में ये कहना है कि अमेरिका इजराइल को कुछ ओ नहीं करता है, आपकी पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट जो है वो इजराइल को पिविटल रोल देके बना है। अचानक से आपने क्या किया है कि इजराइल के दुश्मन देशों को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं। तो बात तो ठीक है। और अच्छा, मिडिल ईस्ट की जंग आप कहें खत्म हो गई है, हॉर्मुज के लेवल पे आप कह सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप लेबनान के फ्रंट पे कहेंगे तो ये जंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन ने एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन से रूस की राजधानी मॉस्को समेत दूसरे शहरों को निशाना बनाया। रूस के शहरों में भयंकर तबाही है। मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन्स ने सरकारी ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले किए। रशिया की रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। ऑयल रिफाइनरी पूरे मॉस्को रीजन को तेल की सप्लाई करती है। अब रशिया का दावा यह है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 500 से ज्यादा ड्रोन के हमले रोक दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये साफ कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। ज़ेलेंस्की का ये मैसेज पुतिन के लिए है। यूक्रेन के हमले के बाद रशिया ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि सज्जन जी आपको ध्यान है अमेरिका ने एक इशारा किया था, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ईरान के फाइल को, चूंकि वो एक फाइल था ट्रंप के लिए, बंद किया ट्रंप ने, अब पूरा का पूरा G7 में भी देखिए यूरोपीय जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन है और नेटो के बाकी यूरोपीय अलाई हैं, वो कह रहे हैं कि अब आप यूक्रेन पे ध्यान दें और रशिया के खिलाफ फ्रंट को करें, तो एक लेवरेज भी है। तो यूक्रेन ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो मिसाइल और ड्रोन को इंटीग्रेट करके जो एक नई टेक्नोलॉजी है कि देखिए अगर अमेरिका हमें सपोर्ट करे तो हम वॉर के डायरेक्शन को चेंज करने में कैपेबल हैं।
तो ये यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है, और ये जवाबी हमला भी है जो अभी कीव में हुआ था, रशिया ने किया था। उसमें हिस्टोरिकल हेरिटेज प्रोटेक्टेड जो वहां की एक मोनेस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम अगर मॉस्को को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा हेवीली प्रोटेक्टेड सिटी वर्ल्ड की मानी जा रही है, तो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, कि अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाया, रशिया इतने पावर के साथ यूक्रेन को नहीं कर पाया, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे देशों का सपोर्ट है, लेकिन यह भी है कि ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये डील के लिए रशिया को बाध्य किया जाए, क्योंकि मॉस्को पे हमला का मतलब है कि वॉर जो है, जो रशिया के लोग हैं उनके बिल्कुल नजदीक कोर एरिया में ले जाए, अंदर चला गया। ये एक और बात बताता है जो अभी आपने बात कही, ईरान के भी और यूक्रेन के भी संदर्भ में इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है, ना वो अमेरिका है और ना एक मुझे इसमें यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अब हॉर्मुज का डील अगर हो जाता है, ईरान का डील हो जाता है, या कम से कम 60 दिनों तक उस पर कुछ यथास्थिति बनी रहती है, तो हो सकता है कि नाटो के अपने उन एलाइज को जिनसे थोड़ा अमेरिका अलग हुआ था, या जो थोड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति से थोड़े नारुष्ट भी हो गए थे, जिसमें ग्रीनलैंड वाला भी इशू, और खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति थोड़े उसे अमेरिका ने अपने आप को नाटो से अलग करने की बात तो कही थी। तो मुझे लगता है कि उसको फिर से वापस लाकर उस विश्वास को प्राप्त करके रशिया का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का जो एक बहुत पुराना मुद्दा था, मुझे लगता है कि वो उसको लाया जाएगा। और इससे एक और चीज हो रहा है कि जैसे एक तरफ तेल की कीमतें थोड़ी स्टेबलाइज होने लगती हैं, थोड़ी नीचे गिरने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई लॉबी भी है जो तेल की कीमतों को अस्थिर बनाए रखना चाहता हो, क्योंकि उस अस्थिरता से कहीं ना कहीं जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था पर शिकंजा करने की कोशिश। तो ये बड़े मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स होते हैं जिसके रूप में इसको समझा जा सकता है। इंटरनेशनल मंच पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह पर तमाचा मारा है। कश्मीर और आतंकवाद को लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। भारत के राजनयिक अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। पीओके खाली करने को लेकर चेताया। अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खाली करना चाहिए, क्योंकि उसने भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demand for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. आतंकवादियों को पालने वाला देश पाकिस्तान, हालांकि उसके चेहरे पर आप कितने भी तमाचे मार दो, वो फिर से अपने गाल को सहला के वही चेहरा आगे कर देता है। सचिन जी, ये तो उनकी पुरानी बीमारी है। लेकिन पीओके की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। वहां पर कैसे मास किलिंग हुई, कैसे निहत्थों को मारा गया, और पीओके की जो समस्या है वो भी जेन्युइन है। मुनीर के पास चॉइस नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान के उस पूरे प्रोपेगेंडा को भी जो इंडिया में कश्मीर को लेके उन्होंने किया पूरी दुनिया में, उसको भी एक्सपोज करता है कि आप पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें ब्रेड एंड बटर के इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, वहां पे ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई थी उसके साथ तो 2022 के बाद से ये लोग साथ में बात कर रहे थे। सरकार अचानक जब चुनाव नजदीक आता है और जब आप पब्लिक का प्रेशर देखते हैं तो उसमें गोलियां चलाते हैं। तो ये जो असीम मुनीर की जो रजाकारी है कि रजाकार की तरह जो भी आवाज उठाए ब्रेड बटर के लिए, जेन्युइन, वो कोई पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा नहीं था कि वो कह रहे थे कि हमें भारत में मिलना, वैसा भी नहीं था। तो ये दिखाता, और यही चीज हमने पहले भी कहा कि ये चीज आप बलोचिस्तान में देखे, ये आप सियाल वहां पे खैबर में भी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, स्वाट वैली में देखिए, तो हर जगह जो ये है, एक जो पंजाबी एलीट है वहां की, वो पाकिस्तान के 60% टेरिटरीज पे जो पंजाब को छोड़ के है, चाहे सिंध हो, चाहे बलोच हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, स्वात वैली हो, और इधर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके हो, हर जगह उनकी वही दमनकारी नीति है। और ये पीओके का इंसिडेंट जो रावलकोट की, जिसका हवाला यूएन में अनामाके से हमारी राजदूत दे रही थी, वो देखिए वो एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान के पूरे प्रोपेगेंडा को जो भारत हमेशा से कहता रहा है।
देखिए, जो सज्जन जी कह रहे हैं उस चीज़ को, मेरे ख्याल से एक किताब भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना में खास करके एथनिक होमोजेनिटी ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी पंजाबी इलीट हैं, और जाहिर तौर पर उसका एग्रेसिव होना उस मामले में स्वाभाविक होता है। बांग्लादेश में भी। लेकिन दूसरी बात जो ये खबर आप दिखा रही हैं, इसमें आप समझिए कि पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक सिविल राइट मूवमेंट है। इस सिविल राइट मूवमेंट पर एंटी टेरर लॉ लगाया जा रहा है। पीओके से लगभग 1200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है जो पाकिस्तान के मेनलैंड को जाता है, और वहां के लोगों को उसको प्रोडक्शन रेट से ज्यादा से खरीदना पड़ता है। सब्सिडाइज्ड फूड गिलगित बल्तिस्तान भेजा जाता है। आप समझिए कि ये एक संघीय ढांचे के अंतर्गत, संघीय ढांचा भी ना कहें, जिसमें पाकिस्तान को पीओके में संचार, डिफेंस, ठीक, वित्त, इन्हीं 3-4 चीजों की का उसका अधिकार क्षेत्र था। बाकी तो वहां स्वायत्त प्रशासन की व्यवस्था थी। लेकिन जिस प्रकार से वो अतिक्रमण वहां हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में जो हुआ 1971 में, कहीं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना हो जाए और हमें कुछ ना करना पड़े। सर, हमने तो सीटें रिजर्व रखी हुई हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वहां की आवाम खुद ये फैसला लेगी, उस दिन भारत खुले दिल से उनका स्वागत करेगा। आम जिस दिन पकेगा वो आम पकेगा और टपकेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली हाई कोर्ट से टेलीग्राम को राहत नहीं मिली है। टेलीग्राम पर अस्थायी बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटाने से इनकार कर दिया है। आपको जानकारी दी थी, नीट के री एग्जामिनेशन के चलते सरकार ने टेलीग्राम पर यह बैन लगाया था, जिसे टेलीग्राम ने चैलेंज किया था। कहा था कि यह बाकी टेलीग्राम यूजर्स के लिए गलत है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि यह अस्थायी रूप पर बैन है और यह एग्जामिनेशन होने तक तो जारी ही रहेगा। एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल में 20 सांसदों की बगावत और टीएमसी में टूट के बाद ममता कैंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। खबर है कि आज ममता कैंप की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष सुनवाई करेंगे। आज लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बैनर्जी को दिल्ली तलब किया है। अभिषेक बैनर्जी आज शाम 5 बजे दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। ओम बिरला से मिलकर बागी सांसदों को लेकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक बैनर्जी ने 10 जून को स्पीकर से मिलने का समय मांगा था। इसके बाद बुधवार की शाम अभिषेक बैनर्जी को स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजा गया और अब आज शाम को मुलाकात का वक्त तय हो गया है। अब ये सज्जन जी, जिन टीएमसी नेताओं को रोज अंडे पड़ रहे हैं, वो तो अब जानते हैं कि ममता बनर्जी के अलावा उनका और कोई खैरख्वाह नहीं है। व्यावहारिक तौर पे टीएमसी बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, हमें उसकी ओबिचुअरी लिख देनी चाहिए बंगाल के मिजाज को समझते हुए। वैसे ममता बनर्जी काफी जुझारू नेता है। अभिषेक बनर्जी क्या कर पाएंगे? यहाँ पे देखिए उनके पास तो व्यवहारिक तौर पे तो एक कानूनी जो है, जो अनुच्छेद 10 में जो प्रावधान है पार्टी के मर्जर का, जो गुट टूटे, और जो सुभाष देसाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया, उसमें यह है कि ये केवल लेजिस्लेटिव पार्टी के 2/3 का डिफेक्शन वो एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन वो संपूर्ण शर्त नहीं है। वो पार्टी का मर्जर होना चाहिए। पार्टी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बाकी ट्रेजरर हैं। तो ये एक कानूनी आधार उनके पास बचा हुआ है, जिसके आधार पे ये पहले से कहें तो वो जाके वही कहेंगे कि साहब देखिए ये तो केवल संसदीय दल के लोग हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है टीएमसी पार्टी वो अभी भी हमारे साथ है, तो इनका डिफेक्शन जो है अवैध माना जाए। वो यही कहेंगे। यहाँ पे स्पीकर को यह अधिकार है कि वो फैसला दे, उनका फैसला संसद में अंतिम होगा, उससे बाद में आप कोर्ट में जरूर चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, सज्जन जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जब से 10वीं अनुसूची में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, तब से लेकर आज तक या तो डिफेक्शन और या मर्जर वो दरअसल संसद के अंतर्गत और संसदीय जो दल है उसके फैसले पे हुआ। तो कन्वेंशनैलिटी उसके पक्ष में है जो किया जा रहा है। लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं वो भी बात सही माना जाना चाहिए, क्योंकि एक दल है और दल में उसका संसदीय जो भाग है वो एक भाग है। सिर्फ एक भाग के चले जाने से क्या उसको पूर्ण माना जाना चाहिए, उसके पीछे में काफी तर्क वितर्क है। मतलब लोग कह सकते हैं कि भाई जनता की मुहर तो उनके पास है, जनता की लेजिटिमेसी उनके पास है, तो ये मामला उस रूप में उछाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लगभग 600-650 करोड़ की जो संपत्ति टीएमसी के पास है, जो टीएमसी ने डिक्लेयर किया है,
उसको बचाने की कवायद कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि ट्रेजरर को हटा दिया गया था। ये 5 जून को ये टीएमसी का कहना है कि ट्रेजरर को हटा दिया गया है। बैंक के खाते में उस अमाउंट को फ्रीज करने के लिए भी उस पर लड़ाई चल रही है। तो ये दरअसल संपत्ति के अभी कुछ बंटवारे दिन से और ये खबर चलेगी। इसमें आरोप विश्वास ट्रेजरर ने बैंक को ये लेटर लिखा कि जो पैसे को फ्रीज कर दिया जाए क्योंकि हमारे पार्टी में उठापटक चल रही है। तो अभी पार्टी के अंदर संसदीय दल में और संसदीय दल के बाहर दोनों जगह इस प्रकार का गतिरोध बना हुआ है और हमारी नजर इस पर बनी हुई है।